स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 5 का टॉपिक 1 पढ़ेंगे, दैट इज हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स। अब डेमोक्रेसी के आउटकम्स को हम नोटिस कैसे कर पाते हैं, कैसे हम देखते हैं कि क्या सच में इस डेमोक्रेटिक आइडियल्स के जो हमने डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करी है, क्या उसके रिजल्ट्स हमें मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे, ये सब हम कैसे देख पाते हैं, कैसे इसे असेस कर पाते हैं, इवैल्यूएट कैसे किया जाता है डेमोक्रेसी के आउटकम्स को, वही हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। डेमोक्रेसीज आउटकम्स आर असेस्ड बाय कंपेयरिंग इट विद नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। अब डेमोक्रेसी के जो आउटकम्स है उसे हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे हम इसका असेसमेंट या फिर हम इवैल्यूएट कैसे कर सकते हैं इन आउटकम्स को। फॉर एग्जांपल, अब डिफरेंट टाइप के लोग हैं हमारे आसपास, डिफरेंट टाइप के पीपल रहते हैं, हम उनमें से बेस्ट पर्सन को कैसे सिलेक्ट कर पाते हैं। जब हम डिफरेंट लोगों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तब जाकर के हम किसी एक पर्सन को बेस्ट मान के उसके साथ रिलेशन सुधारते हैं। तो डिफरेंट जो पीपल हैं उन्हें हम कंपेयर करते हैं, उसके बाद हम ये नोटिस कर पाते हैं कि इनमें से सबसे अच्छा इंसान कौन है। तो उसी टाइप से डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उनके पॉलिटिकल सिस्टम को हम पहले कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, तब हम पता लगा सकते हैं कि जो डिक्टेटरशिप है, जो मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, डेमोक्रेसी, इन सभी डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम में से कौन सा सिस्टम सबसे ज्यादा बेस्ट है, कहाँ पे हमें सही रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, कहाँ पे हमें लोगों का वेलफेयर होता हुआ दिखाई दे रहा है, तब जाके हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बेस्ट है। क्योंकि जब हम डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करते हैं, उन कंट्रीज में जो प्रेजेंट सिटीजन्स हैं, क्या उनका वेलफेयर हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, जो लॉज एंड पॉलिसीज बनाई गई हैं उनका रिजल्ट क्या देखने को मिल रहा है, क्या लोगों के वेलफेयर के लिए लॉज एंड पॉलिसीज बनाई जा रही हैं या नहीं बनाई जा रही। जब हम डिफरेंट कंट्रीज को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तब हमें पता चलता है कि डेमोक्रेसी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि चाहे डिक्टेटरशिप हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो या कोई भी दूसरा सिस्टम हो, पॉलिटिकल सिस्टम, हमें डेमोक्रेसी में ही सिर्फ लोगों का वेलफेयर होता हुआ नजर आता है। सिर्फ लोगों के जो राइट्स हैं, फ्रीडम है, वो सिर्फ हमें डेमोक्रेटिक कंट्री में ही देखने को मिलते हैं। तो डेमोक्रेसी के जो आउटकम्स हैं उन्हें कैसे मेजर किया जाए। द मेन क्राइटेरिया टू असेस डेमोक्रेसी आर quality of government, economic growth, social equality, accommodation in diversity and dignity and freedom of citizens। अब ये मेन क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हाँ, ये कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम सारे डेमोक्रेटिक आइडियल्स को फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की क्वालिटी यानी कि गवर्नमेंट कैसे लॉज एंड पॉलिसीज बना रही है, गवर्नमेंट कैसे डिसीजंस ले रही है, क्या वो लोगों के फेवर में डिसीजंस ले रही है गवर्नमेंट की नहीं, और जो भी लॉज पॉलिसीज बनाए जा रहे हैं क्या उसका फायदा लोग उठा पा रहे हैं, लोगों को इससे बेनिफिट मिल रहे हैं या नहीं, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में काफी लॉज एंड पॉलिसीज बनाए जाते हैं सिर्फ सिटीजंस के वेलफेयर के लिए। तो इंडिया में हमारा गवर्नेंस सिस्टम काफी अच्छा है। इकोनॉमिक ग्रोथ, अब इंडिया जो है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है, इंडिया इकोनॉमिकली डेवलप कर रहा है, हमारी जीडीपी भी बूस्ट हो रही है, और जो डॉलर्स हैं वो भी हमारी कंट्री में आ रहे हैं, यानी कि हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, हम एक्सपोर्ट करते हैं जिससे हमारी ही कंट्री की इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। सोशल इक्वालिटी यानी कि सोसाइटी में सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए, स्पेशली बिफोर द लॉ, यानी कि कानून के नजरिए में चाहे कोई भी इंसान हो सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है, भले ही वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्लास का हो, यानी इंसान के बैकग्राउंड से फर्क नहीं पड़ता, हर एक इंसान को इक्वली ट्रीट किया जाता है बिफोर द लॉ इंडिया में। तो हम इक्वालिटी प्रमोट कर रहे हैं। अकोमोडेशन इन डाइवर्सिटी, अब इंडिया में हमें पता है डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन रहती है, और वहां पे हमें सभी लोग यानी इंडिया में हमें सभी लोग यूनाइटेड देखने को मिलते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिसके लिए इंडिया को जाना भी जाता है। तो डाइवर्सिटी जो है उसे हम अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, सभी लोगों को यूनाइटेड हम रख पा रहे हैं, हमें यूनिटी देखने को मिल रही है इंडिया में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे लॉज एंड पॉलिसीज बना रही है कि जो भी इंसान बैकवर्ड सोसाइटी से बिलोंग करता है या फिर डिसएडवांटेज ग्रुप से बिलोंग करता है, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो काम करती है, लॉज एंड पॉलिसीज बनाती है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिसएडवांटेज सेक्शन के जो लोग हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रही है, और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ डिसएडवांटेज सेक्शन के लिए, ओवरऑल हर एक पर्सन के लिए, मेजॉरिटी हो माइनॉरिटी हो, सभी के लिए गवर्नमेंट डिफरेंट लॉज एंड पॉलिसीज बनाती है, जिसकी वजह से हमारी कंट्री अभी तक यूनाइटेड है, हमारी नेशनल यूनिटी बनी हुई है, हमारी कंट्री डिवाइडेड नहीं है।
इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी। तो इसीलिए डाइवर्सिटी को हम अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं अपनी कंट्री में। हमारी कंट्री में हर एक पर्सन को डिग्निटी यानी रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता है और सभी को फ्रीडम दी गई है, सिटीजन्स को आजादी है कि वो खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो उन्हें गलत लग रहा है उसके अगेंस्ट वो वॉइस रेज कर सकते हैं। लोग जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ भी केस फाइल कर सकते हैं कोर्ट्स में। इतनी ज्यादा फ्रीडम हम लोगों को दे रखी है कि अगर जो गवर्नमेंट है उसके किसी डिसीजन से हम ना खुश हैं, अगर गवर्नमेंट कुछ गलत स्टेप ले रही है तो उसके अगेंस्ट में हम एक्शन ले सकते हैं, वॉइस रेज कर सकते हैं। तो यही डेमोक्रेसी में हमें देखने को मिलता है और ये 5 ऐसे आउटकम्स हैं जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कोई कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं। अब इंडिया में क्योंकि हमें ये सारे 5 क्राइटेरियाज फुलफिल होते हुए नजर आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। Democracy is evaluated on the basis of whether it is accountable to people। अब डेमोक्रेसी में सिर्फ ये 5 आउटकम्स ही नहीं होते बल्कि हमें कुछ और भी बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं कंट्रीज को डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बीच में। जो गवर्नमेंट है क्या वो लोगों को लेके अकाउंटेबल है, यानी कि क्या लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, जो लोगों के इश्यूज हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। जो भी लोगों के डिमांड्स हैं उन्हें फुलफिल किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा। लोग जो क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं उसके जवाब लोगों को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे गवर्नमेंट से, उसके बेसिस पे भी हम एक कंट्री को डेमोक्रेटिक या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के बीच में क्लासिफाई कर सकते हैं। वेदर इट इज रिस्पॉन्सिव टू पब्लिक नीड्स, यानी लोगों की जो नीड्स है उन्हें फुलफिल किया जा रहा है या नहीं। तो इस बेसिस पे भी, इन 2 बेसिस पे भी हम कह सकते हैं कि कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक है, कौन सी नॉन डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेसी शुड बी जज्ड बाय लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। अब डेमोक्रेसी जो है उसमें हमें लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पे फोकस रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स के बेसिस पे हम किसी भी कंट्री को डेमोक्रेटिक या नॉन डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो इंडिया जब आजाद हुआ था, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, तब हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा कम थी। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से हुई इंडिपेंडेंस के बाद। अगर हम आज की बात करें तो आज मोर देन 75 ईयर्स हो चुके हैं हमें इंडिपेंडेंट हुए, तो हमारी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से हुई है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स पे फोकस नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल आज हमने कोई लॉज एंड पॉलिसीज बनाई तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उस लॉ और पॉलिसी की वजह से हम सोसाइटी में हर एक इनइक्वालिटी को खत्म कर देंगे सिर्फ 2-3 साल के अंदर में। 2-3 साल के अंदर में हम सारी इनइक्वालिटीज खत्म नहीं कर सकते। डिफरेंट लॉज बनाए जाएंगे, डिफरेंट पॉलिसीज बनाई जाएंगी, उसके बाद जाके हम इनइक्वालिटीज खत्म कर सकते हैं। जब इंडिया आजाद हुआ था तब हमारी इकोनॉमी कुछ और थी, आज इकोनॉमी कुछ और है। लॉन्ग टर्म रिजल्ट हमने देखा है, यानी कि 75 ईयर्स से ज्यादा हो गया है, बहुत लंबा गैप है, तब हम देख पा रहे हैं कि हाँ क्या आउटकम निकला है डेमोक्रेसी अडॉप्ट करने का। उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी क्या थी और आज हमारी इकोनॉमी क्या है। अगर हम लोग 1947 की इकोनॉमी देखें और फिर 1950 में हम अपनी इकोनॉमी को कंपेयर करते तो उतना ज्यादा हमें डिफरेंस देखने को ही नहीं मिलता। हमें लगता कि हमारे कोई रिजल्ट नहीं निकले हैं डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करने के बाद। डेमोक्रेसी अडॉप्ट करने के बाद भी हमारी इकोनॉमी वैसे की वैसी ही है, ऐसा लगेगा। लेकिन डेमोक्रेसी में सब कुछ बहुत स्लो होता है, एक स्लो प्रोसेस है, क्योंकि हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ भी करानी है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हमें ध्यान में रख के चलना है। तो डेमोक्रेसी जो है वो एक स्लो प्रोसेस है जहां पे सब कुछ धीरे धीरे होगा। तो हमें शॉर्ट टर्म गोल्स पे नहीं, अपने लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पे फोकस करना है। यानी कि लॉन्ग टर्म में हमारे जैसे सोशल इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो सोसाइटी में 1947 के टाइम पे बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज प्रिवेल किया करती थी, स्पेशली कास्ट के बेसिस पे। तो कास्ट सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा रिजिड था जब हम लोग आजाद हुए थे। लेकिन उसके बाद से आज हम देखें तो आज सब कुछ नॉर्मल लगता है, सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। पहले अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, आज वो सारी प्रैक्टिसेस बैन कर दी गई हैं। आज ये सब गलत है करना। कोई भी इंसान जो है वो अनटचेबिलिटी आज प्रैक्टिस नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमने डेमोक्रेसी अडॉप्ट करी है और डेमोक्रेसी में ही हम लोगों ने डेमोक्रेसी अडॉप्ट करने के बाद ही अपनी कंट्री में हमने ऐसे लॉज एंड पॉलिसीज बनाए हैं कि हम डिसएडवांटेज सेक्शन के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं। हम जितनी भी गलत प्रैक्टिसेस हैं उन्हें बैन कर रहे हैं और जो इंसान उन प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा है उसे हम पनिश कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, सारी जो इविल प्रैक्टिसेस हैं उन्हें खत्म कर रहे हैं। अब ये सिर्फ 1-2 लॉ बनाने के बाद ही नहीं हुए हैं इतने चेंजेस, बल्कि हमने काफी सारी सीरीज ऑफ लॉज बनाई हैं, काफी लंबा प्रोसेस रहा है। 1947 में हमारी जो सोसाइटी थी वो कुछ और थी, आज 75 ईयर्स बाद सोसाइटी कुछ और है। तो ये डिफरेंस जो हमें देखने को मिल रहा है वो डिफरेंस आने में 75 से ज्यादा ईयर्स लग गए हैं, 75 साल से ज्यादा समय लग गया है इतने चेंजेस लाने में। और अभी भी कुछ एरियाज ऐसे हैं, रिमोट एरियाज, जहां पे ये सारी प्रैक्टिसेस
पॉलिसीज फॉलो की जाती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी में जो भी हम लॉज पॉलिसीज बना रहे हैं उसके रिजल्ट्स हमें इमीडिएटली देखने को मिलेंगे, नहीं, 2-3 साल के अंदर हमें कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। डेमोक्रेसी के जो आउटकम्स हैं वो हमें कब देखने को मिलते हैं, काफी लंबे समय बाद, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग जो इनइक्वालिटीज है उन्हें खत्म करते हैं। अचानक से सारी इनइक्वालिटीज खत्म नहीं हो जाएंगी सोसाइटी से, हम धीरे धीरे सारे काम करते हैं और इसी की वजह से लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पे हम फोकस करते हैं। लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स जो है उन्हीं के बेसिस पे हम किसी कंट्री को डेमोक्रेटिक या नॉन डेमोक्रेटिक कह सकते हैं। Different countries may have different democratic outcomes due to social conditions, historical backgrounds. अब अलग-अलग कंट्रीज जो है वो डिफरेंट टाइप से डेमोक्रेटिक आइडियल्स को फॉलो करती हैं। जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं वो लगभग सेम रहते हैं, फ्रीडम, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये हर एक कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री में हमें देखने को मिलते हैं ये सारे आइडियल्स। लेकिन हर एक जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उस कंट्री में डिफरेंट डेमोक्रेटिक आउटकम्स निकलते हैं। यानी इंडिया में जो हमें रिजल्ट्स देखने मिल रहे हैं वो हमें यूएसए या दूसरी किसी कंट्री में देखने को सेम वैसे देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के सोशल कंडीशंस कुछ और हैं और दूसरी कंट्रीज में डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं। दूसरी कंट्री के जो सोशल ग्रुप्स हैं उनके बीच में और हमारे कम्युनिटीज के बीच में काफी डिफरेंस है। तो डिफरेंट सोसाइटीज होने की वजह से डिफरेंट टाइप के लॉज एंड पॉलिसीज बनाए जाते हैं। कास्ट सिस्टम इंडिया में प्रिवेल करता था, दूसरी कंट्री में नहीं। तो इसकी वजह से इंडिया में हमें कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए डिफरेंट लॉज बनाने पड़े और जो दूसरी कंट्रीज है वहां पे डिफरेंट सोशल इनइक्वालिटीज होती होंगी, अलग टाइप की इनइक्वालिटीज प्रिवेल करती होंगी, तो वहां पे उन इनइक्वालिटीज को खत्म करने के लिए स्टेप्स लिए गए। तो सोशल कंडीशंस क्या है, उस बेसिस पे डिफरेंट कंट्रीज में हमें डिफरेंट लॉज देखने को मिलते हैं और उन्हीं लॉज की वजह से डिफरेंट आउटकम्स निकल के आते हैं। साथ ही साथ हर एक कंट्री का, हर एक एरिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अलग है, सभी का इतिहास अलग है और उसके बेसिस पे हम लोग लॉज एंड पॉलिसीज बनाते हैं और उन्हीं लॉज एंड पॉलिसीज के बेसिस पे हमें डिफरेंट आउटकम्स देखने को मिलते हैं डिफरेंट कंट्रीज में। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे हम डेमोक्रेसी के जो आउटकम्स हैं उन्हें एसेस कर सकते हैं, इवैल्यूएट कैसे कर सकते हैं, वो सब हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।